स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। आरटी अकेडमी पर हम आपके साथ पूरी एक फैकल्टी टीम है जो आपके साथ कर रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के कराया जा रहा है पूरे साल का कोर्स। जो यहाँ बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा एग्जैक्टली वैसे ही आपके पेपर में आएगा। फिलहाल रे ऑप्टिक्स चल रहा है फिजिक्स में और चर्चा चल रही है आज प्रिज्म और टीआईआर की। तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट और टीआईआर का कॉन्सेप्ट हमें देख कर आ जाना है। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, बट ये जरूर इंश्योर किया जाएगा कि जितना भी समय आज लिया जाए उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आए और साथ में जैसे क्वेश्चन कराए जाए, जैसे टॉपिक पढ़ाया जाए वैसा ही पेपर में आए। तो शुरुआत की कहानी जो है बेटा वो यहाँ से चालू होती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजिंग एंगल कहाँ से आता है। आओ देखो, मान लो कि ऐसा कुछ मीडियम है तुम्हारे पास और ये रहा कुछ मीडियम। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। यहाँ पे स्पीड बेटा v1 है और यहाँ स्पीड v2। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, मतलब दोनों जो केसेस पढ़े जा रहे हैं बिल्कुल अलग है। इनको एक साथ मिलाना नहीं, वो डिफरेंट केस है, डिफरेंट केस है। यहाँ स्पीड v1 और यहाँ स्पीड v2। मैं आपसे कहूँ कि v2 बड़ा है v1 से सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में कहूं कि v1 बड़ा है v2 से, कुछ ऐसा सीन, ठीक है। अब अगर मैं कोई इंसिडेंट रे बनाने की कोशिश करूं तो इंसिडेंट रे बन जाएगी इस तरह, और फिर बच्चा उसे और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे तो ये इंश्योर भी कर लेगा कि रे सीधी जाने वाली थी, पर वो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मीडियम बदल गया, सब मौसम बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो इस रे को तो मुड़ नहीं। अच्छा, अब अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तभी तो मैं रिफ्रैक्शन को ठीक से शो कर पाऊंगा, एंगल्स वगैरह दिखा पाऊंगा। तो नॉर्मल सा हमने बना लिया इस तरह से, ये रहा नॉर्मल अपना। खास बात क्या है कि अगर स्पीड v1 ज्यादा है तो कॉमन सेंस है कि जो ऊपर वाला मीडियम है फर्स्ट वो रेयर है और जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर है। आपको दिखाई दे रहा है स्पीड कम तो डेंसर, और रे जाएगी रेयरर से डेंसर, तो फिर बिना किसी सवाल जवाब के रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। और आप कहेंगे कि ये एंगल I है और ये एंगल R है, और इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के एंगल का जो डिफरेंस है ये एंगल डेल्टा है, और डेल्टा का मतलब होगा डेविएशन का एंगल। और डेल्टा की वैल्यू को अगर तुम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मेजर करने की कोशिश करोगे तो पाओगे I माइनस R, I और R का डिफरेंस बेसिकली। स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करो। स्नेल्स लॉ देखो क्या है। स्नेल्स लॉ आपसे ये कहता है कि साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R इक्वल टू सम कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द फैक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन इससे ये समझ आता है मैथ वाले बच्चों को कि साइन I जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन R के। तो ये समझ आता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी घटेगा। इसका मतलब अगर मैं इस इंसिडेंट रे को लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता चला जाऊं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ने से मेरा I एंगल बढ़ने लग जाएगा, तो फिर R एंगल बढ़ेगा, ये रे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये भी घूमने लग जाएगी, और हम कहेंगे कि ऐसे घूमने से R एंगल बढ़ रहा है। पहले कौन 90 हो जाएगा? जो बड़ा है वो पहले सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आ जाएगा तो फिर ये रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस पे कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पहले तो इंसिडेंट रे इंटरफेस पे आ जाएगी, तब तक ये कहीं ऊपर रहेगा यहाँ पे, और घुमाने का मतलब दूसरे मीडियम में ले आना रे को, तो और फर्दर पॉसिबल नहीं है। रे बनाकर देखो, दूसरी रे मैं यहाँ बनाता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग कोई रे यहाँ होगी, तीसरी रे मैं यहाँ बनाता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग कोई रे जो है रिफ्रैक्टेड वाली वो यहाँ होगी। आप पा रहे हैं कि जैसे 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 ये घूमती आ रही है रे, ये रिफ्रैक्टेड भी और घूमती जा रही है, पर पहले सरफेस पर चलने लग जाएगी इंसिडेंट और बाद में चलेगी रिफ्रैक्टेड। आइए डेंसर से रेयरर का केस करते हैं। ये रहा, अब देखिए ये है अपना डेंसर मीडियम। क्यों है डेंसर मीडियम? स्पीड कम है, v2 ज्यादा है, तो ये कैसा है? रेयरर मीडियम। और अब आप देख पा रहे हैं कि रेयरर में स्पीड ज्यादा है और डेंसर में
रेयर में तो स्पीड ज्यादा है, मतलब डेंसर से रेयर का ट्रांसमिशन हो रहा है। इसको अगर तुम और आगे बढ़ाने की इच्छा रखो तो तुम कहोगे कि शायद ये रे इस पाथ पर जा रही थी, पर इस पाथ पर जाने से मतलब नहीं, अभी कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको कैसे पता अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सबको पता है कि रे अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। नॉर्मल के साथ बेटा जो एंगल नापा गया उसे हम आर बोलते हैं, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल जो नापा गया उसे हम आई बोलते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे हम डेविएशन का एंगल बोलते हैं, पुरानी परिकल्पना। सेम टू सेम स्नेल्स लॉ लगाने की अगर हम कोशिश करें तो तुरंत ही बच्चा कहेगा कि साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, और यहां से कोई बच्चा कहेगा आई के बढ़ने पर आर बढ़ता है। तो अगर मैं इसे और मोड़ता चला जाऊं, यानी आई बढ़ाता चला जाऊं, तो ये और मुड़ता चला जाएगा, यानी कि आर भी और बढ़ता चला जाएगा आई के बढ़ने के साथ। कौन पहले 90 हो जाएगा? उस केस में पहले इंसिडेंट रे 90 एंगल बना रही थी, क्योंकि अब की बार रिफ्लेक्शन का एंगल बड़ा है, तो मुड़ते मुड़ते पहले जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 का एंगल बना जाएगी। मैं इसी डायग्राम को छोटा करके यहाँ दोबारा बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, काम का है, गौर से देखिएगा। ये ऐसे करके रे बना ली, कोई ना कोई इंसिडेंस का एंगल रहा होगा, कितना मालूम नहीं, पर कोई तो होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये रे जो है हमारी, ये 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन का एंगल बना रही होगी। बढ़ते 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 इतना मुड़ गई कि वो लगभग थे ऑलमोस्ट इंटरफेस पर पहुंच गई। इस तरह से जो हमारी रे है वो इंटरफेस पर चलने लगी। तो रे मूव्स ऑन इंटरफेस, रे इंटरफेस पर चल रही है। अगर बेटा रे इंटरफेस पर चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रे इंटरफेस पर जा रही है। इसी शब्द को हम नया नाम दे देते हैं और कहते हैं कि रे ग्रेज कर रही है, रे ग्रेजेस एट द सरफेस। रे जो है वो सरफेस पे ग्रेस कर रही है। कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस से करस्पॉन्डिंग मिलेगा ही सही जब ये ग्रेस करने लग जाएगी। हम ग्रेजिंग एंगल नाम देंगे इसे, ध्यान रखें। अगला देखिए बेटा, क्रिटिकल एंगल। यही जो ग्रेजिंग एंगल है इसी को हम क्रिटिकल एंगल की तरह डिफाइन करेंगे। ये जो ग्रेस करने की स्टोरी आ रही है, सरफेस पर चलने की स्टोरी जो आई है कि रे जो है वो 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, ये पॉसिबल मैंने दोनों केसेस आपको बनाकर दिखाए हैं। तो आपको पता है कि ये पॉसिबल तभी है जब v1 v2 स्पीड्स हो और v2 बड़ा हो v1 से, यानी कि रेयर से डेंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेंसर से रेयर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तब ऐसा हो पाएगा। तो आपने क्या किया, एक रे बनाई और आपने कहा कि ये रे इंसिडेंट हो रही है, होने दिया, और इस रे को यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने। नॉर्मल ड्रॉ करने से फायदा ये होता है कि ये रे जो है आप एंगल्स मार्क कर पाएंगे। चलिए दूसरा कोई एंगल बनाते हैं। एक ये एंगल बनाया आपने, इस एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, रिफ्रैक्शन हो गया, आपके पास दो रेस का सेट आ गया। अब देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है आई बढ़ने के साथ। तीसरा केस बनाइए। तीसरा केस बनाते हैं तो मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने सफिशिएंटली लार्ज कर दिया, काफी बड़ा कर दिया। ऐसे केस में पूरी संभावना है कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, जब रे सरफेस पर ग्रेस करने लग जाएगी, या दूसरे शब्दों में बोले कि ये 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही होगी। रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री। हमारे लिए रेड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ग्रेजिंग होने लग गई। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग ये रिफ्रैक्शन का एंगल 90 सफर कर रही है। हम कहेंगे ऊपर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल है, यानी डेंसर से रेयर के ट्रांसमिशन के दौरान कितने एंगल पर इंसिडेंस कराए लाइट को कि रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए। यानी कि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बनानी हो, इन डेंसर टू रेयर ट्रांसमिशन, इन डेंसर टू रेयर ट्रांसमिशन angle of incidence corresponding to which
angle of refraction becomes 90. जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला जो पार्ट है, इंसिडेंस का एंगल, वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा या बराबर है, तो इस केस में रिफ्रैक्शन होना है। मतलब चाहे ग्रेस करे और चाहे दूसरे मीडियम में जाए, पर रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR दिखाई देता है। रे सरफेस पे टकरा के अपने मीडियम में वापस चली जाती है, जबकि वहां कोई मिरर नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अच्छा, इसको अगर तुम और डिटेल में देखना चाहो तो तुम्हारे लिए बढ़िया डायग्राम है जो तुम्हारी किताबों में भी मिलेगा, गौर से देखें। इस तरह से एक मीडियम बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेंसर मीडियम है और यहाँ पर हमारे पास रेयरर मीडियम। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि डेंसर से रेयरर का फिनोमेना है, दूसरा कुछ नहीं। एक रे बच्चा यहाँ से लोग ऐसा निकाल देंगे और कहेंगे परपेंडिकुलर रे में किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता, तो ये सीधी ही चली जाएगी। अगली रे क्या करेंगे ये लोग, अगली रे थोड़ी सी इधर निकालेंगे और निकालने के बाद कहेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, उसे बेंड कर दीजिए, थोड़ा और मोड़ दीजिए, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है। अगली रे को देखेंगे तो ये क्या करेंगे, किताबों में ऐसे बना देंगे, ये आई इंसिडेंस और इंसिडेंस के बाद ये रहा ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, वाली बात, ग्रेजिंग एंगल। अब यहां से नॉर्मल प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल मार्क करने जरूरी है। ये आपको रिफ्रैक्शन का एंगल 90 दिखाई दे रहा है, मैं दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, और ये आपको इंसिडेंस का एंगल जो दिख रहा है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 90 हो गया है। इस वजह से इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्रिटिकल एंगल नाम देने लग जाएंगे। देखें गौर से, रे जितना एंगल बढ़ा रही है उतना ज्यादा रे झुकती जा रही है। जीरो एंगल पे था, सीधी निकल गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, रे और झुकी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, रे और झुकी। इसका मतलब अब अगर हम तमाशा कर दें, रे को और झुका दें, रे को और आगे फेंक दें, जैसे ये, तो शायद यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आने वाला है वो तो क्रिटिकल से ज्यादा आने वाला है। देखो, आई क्रिटिकल से बड़ा है हमारा एंगल, और जब और बड़ा एंगल कर दिया तुमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, तो रे को और मुड़ जाना चाहिए। अब इस रे को अगर और मुड़ोगे तो ऊपर का मीडियम अवेलेबल नहीं, अब तो मुड़ करके इस रे को वापस अपने ही मीडियम में आना है। और ये पाया भी जाता है कि रे मुड़कर अपने मीडियम में वापस भी आती है। घरों में आए दिन हम ये ड्रामा देखा करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि शायद TIR का ही फिनोमेना, लेकिन होता तो है। तो जितने एंगल पर इंसिडेंस हुई उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, और यहां पर इस केस में नो रिफ्रैक्शन, किसी प्रकार का कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और होगा ओनली रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन किसी मिरर से नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट बाउंड्री से हुआ है। दोनों मीडियम अलाउ कर रहे हैं कि लाइट एक दूसरे में ट्रैवल कर सकती है, तो रिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन है। कोई भी लाइट ऊपर जाने वाली नहीं है, सारी की सारी लाइट टकराकर वापस ही आ जाएगी। इस वजह से हम इसे नाम दिया करते हैं TIR। TIR का मतलब क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिनोमेना है। ध्यान दीजिए, फिनोमेना कब आपके सामने आएगा, ये पिक्चर तब आपके सामने आएगी जब आप डेंसर से रेयरर का ट्रांसमिशन पढ़ रहे होंगे। रेयरर से डेंसर के बीच में तो ये केस आता ही नहीं। दूसरा, आप ध्यान दें कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने डाला हुआ है तब तो TIR होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्रिटिकल एंगल पर भी TIR नहीं होगा। क्रिटिकल एंगल पर रे ग्रेस करेगी, सरफेस पर, इंटरफेस पर चलेगी। ये डायग्राम जो है वो स्टैंडर्ड है, और आप मान के चलें कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए TIR का क्वेश्चन आए तो आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरह का स्टैंडर्ड डायग्राम NCERT में प्रोवाइड है। फिलहाल TIR का केस तो हमने पढ़ ही डाला पूरा। अब TIR के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी सोच लेते हैं कि TIR का क्या रिश्ता हो सकता है। मान लो कि ऊपर का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
वो है एन आर, एन रेयरर, एन डी एन आर ऐसे कर लेते हैं, ऊपर डेंसर और नीचे क्या रेयरर। और ट्रांसमिशन कहां से कहां हो रहा है बेटा, ट्रांसमिशन हो रहा है डेंसर से रेयरर का, तो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं रे को। और फिर हम यहाँ पर एक बढ़िया सा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल के बाद अगर हम एस्टैब्लिश करें कि जो हमारी रे है वो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पर गिरी, एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पर गिरी, तो क्रिटिकल एंगल पर गिरने पर तो ये तय होता है कि जो रे है वो ग्रेज करने वाली, क्या करने वाली है, ग्रेज करने वाली। मैं कलर चेंज कर देता हूं ये। ये रही हमारी बढ़िया सी ग्रेजिंग रे। तो रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो तो 90 हो जाएगा, और 90 हुआ तो वो कौन है, क्रिटिकल एंगल। टीआईआर में ये जो पार्ट में पढ़ा रहा हूं इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन ये। अब मैं यहां पे स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा गौर से देखना, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे वो देखना बच्चा। हम लिखेंगे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्या मतलब है इसका, n2 मतलब जहां जा रही है, n1 मतलब जहां से आ रही है। फिलहाल हमारे केस में I की जगह पे मैंने पर्टिकुलरली इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर कर लिया है, तो वो IC बन गया। और R की जगह पे IC के करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री का एंगल आता है, तो sin 90 बन गया। इसी चीज को आगे जाएं तो देखो कहां से हमारी रे हमारे केस में आ रही है, तो शायद डेंसर मीडियम से आ रही है, और जा कहां रही है, रेयरर मीडियम में। तो जा रही है रेयरर में और आ रही है डेंसर से। जहां जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखते हैं, जहां से आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखते हैं, और इस बात को कभी भी बदलते नहीं। साहब ये आ गया। अब इस sin 90 की वैल्यू तो 1 है, तो चुपचाप से मेरा sin IC जो बना वो बना NR डिवाइडेड बाय ND, ऐसा बना। क्लियर है मेरी बात। अब इस sin IC के साथ भी खिलवाड़ किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं cosec IC। cosec IC लिखते हुए दिमाग में बच्चों क्या आएगा, इसको तो रेसिप्रोकल कर दिया आपने, रेसिप्रोकल कर दिया लेफ्ट में, तो साहब राइट में भी तो करना पड़ेगा, तो आपने कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया cosec IC इक्वल टू n डेंसर अपॉन n रेयरर। अब देखो क्या होगा, IC की वैल्यू क्या बनी, IC की वैल्यू बनी cosec इनवर्स n डेंसर अपॉन n रेयरर। ये रहा IC। चलो बहुत गौर से देखना बेटा, काम की चीजें। अब अगर मैं कह दूं इफ n रेयरर बराबर 1, यानी रेयरर मीडियम जो हम ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, तो 1 मानने से क्या होगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि शायद रेयरर मीडियम जो है ना वो एयर है। और ये एयर मान लेना इसलिए बहुत समझदारी कि हम पानी, केरोसिन, पेट्रोल के अंदर जिंदगी नहीं जी रहे, एयर के बीच में जी रहे हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान के चलते हैं, इस वजह से उसको 1 कर दे तो बेहतर रहेगा। तो जो IC की वैल्यू होगी वो बनेगी बेटा cosec इनवर्स n डेंसर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, मैंने थोड़ा उसको एक्सप्लोर करके बताया है ताकि आपको क्लियर रहे कि वो रेयरर मीडियम अगर बदल भी दें तो भी आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। अब आप इस फॉर्मूला को बहुत गौर से देखो, मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, देखना IC इक्वल टू cosec इनवर्स ND, यानी अगर ND बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना क्रिटिकल एंगल घटेगा, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा उतना क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना घट जाएगा, कम हो जाएगा, बेंडिंग उतनी कम होगी, तो बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाकर ग्रेजिंग हो पाएगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो बेंडिंग का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, बेंडिंग का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो छोटे एंगल पर ही ग्रेजिंग होने लग जाएगी, और उसके बाद टीआईआर होने लग जाएगा। इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो टीआईआर होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि छोटे जोन के अंदर रिफ्लेक्शन होगा, बड़े जोन में मान लो इसी एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पर काम होने लग गया, टीआईआर होने लग गया, तो आगे का जो जोन है
ये तो श्योर शॉट TIR कराएगा। और अगर ये क्रिटिकल एंगल थोड़ा और छोटा होता इस डायग्राम में तो आपको लगता कि यार ये तो पूरा का पूरा जोन TIR करा रहा था, सिर्फ इतने से तो रिफ्लेक्शन होना था, इसके बाद तो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होगा TIR की प्रोबेबिलिटी और TIR का एक्सटेंट उतना ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिए बेटा इस बात को। खैर डायग्राम गंदा ना हो इसलिए हम इसको इस तरह छोड़ देते हैं। ये था रिलेशन भाई साहब क्रिटिकल एंगल का। एक बढ़िया सा PYQ मैं आपको कर रहा हूं, देखो बस PYQ क्या है समझना। नीट का क्वेश्चन है, आसान है, देखिएगा। ये रहे आपके पास एक सरफेस, किसी लेक किसी झील की है मान लेते हैं। इस लेक इस झील में बहुत पानी भरा हुआ है, और कितना भरा है नापते रहो, क्या फर्क पड़ता है, बाल्टी ले जाओ नाप लो। कुल मिला के लिक्विड लेने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिक्स। तो फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब मटेरियल कौन सी दुनिया का, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, बाहर हमारे लिए एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं। ये कोई लिक्विड है और मोस्ट प्रोबेबली इसको आप वाटर मान के चले तो बेहतर है, क्योंकि सवाल में तो वाटर ही दिया गया है। बोला गया कि इस लेक के अंदर यहां पर बच्चा एक बल्ब जल रहा है, पॉइंट साइज है लेकिन बल्ब जल रहा है। बाहर का कितना जोन इससे ग्लिटर होता रहेगा, जलता रहेगा, ल्यूमिनस हो जाएगा, कितना बड़ा जोन आपको दिखाई देगा। तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बच्चे समझ नहीं पाते कि यार इसमें भी क्या दिखता रहेगा। एक रे तो आप इससे सीधी निकालो, देखो कितना हिस्सा जलेगा, आपको खुद दिखाई देगा 1 मिनट में। और फिर एक रे को बच्चा से टेढ़ा निकालो तो आप पाओगे कि यहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, रे बाहर जाने वाली है, पक्का पक्का रे बाहर जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है वो डेंसर से रेयर की तरफ है, ध्यान देना इस बात का, तो ये तो तय हो जाएगा कि जो रे है वो ग्रेज करने वाली है। अब ग्रेज करने वाली रे से अगर ज्यादा एंगल का इंसिडेंस तुमने करवाया तो ये तय होने वाला है कि इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो TIR कर जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस साहब ज्यादा है तो TIR कर जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम क्रिटिकल एंगल के बराबर के एंगल पर इंसिडेंस कराएं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं भागेगा नहीं, ये क्या होने वाला है, ग्रेस करने वाला है। तो साहब आपने ग्रेस करा दिया। अब गौर से देखिए, अगर TIR हो रहा है क्योंकि डेंसर से रेयर का मीडियम है, ये ट्रांसमिशन TIR हो रहा है, तो इस पॉइंट जो ये जहां पर क्रिटिकल एंगल वाला इंसिडेंस है, इस पॉइंट के बाद जितनी भी रेज गिरेंगी वो सब मीडियम में वापस आ जाएंगी, बाहर की तरफ नहीं जाएंगी। इस वजह से इस बल्ब से सिर्फ इतना हिस्सा चमकता दिखाई देगा जो पिंक कलर की जो रेज बनी है उनके अंदर समाया हुआ है। एरोज मार्क करना इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम में एरो मार्क जरूर करें, बोर्ड में तो इसके भी नंबर कटते हैं, और एरो मार्क करना कंपलसरी भी है, जरूरी भी है, रेज बना रहे हैं आप। ठीक, तो देखिए गौर से, ये पिंक के अंदर वाली कहानी। सर आपने तो ये सीधी सीधी लाइन बना दी, लाइन नहीं, इसको तुम 3D में सोचो, पूरा तलाक। उस पॉइंट से कहीं टेढ़ा निकलेगा रे, कहीं ऐसे टेढ़ी निकलेगी, कहीं इधर निकलेगी, कहीं इधर निकलेगी, तो आप देखोगे एक पूरा कोन बन जाएगा, कोन बनेगा। और ये ऊपर की जो सरफेस है कोन की वो सर्कुलर टाइप की है, और ये सर्कुलर सरफेस जो है, इस सरफेस के अंदर से लाइट बाहर आ रही है और इस सरफेस के बाहर से लाइट वापस नहीं आ रही, सरफेस से टकरा के वापस अंदर चली जा रही है। तो आपको जो दिखाई देगा चमकता हुआ वो सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देगा जो कि ये सर्कुलर डिस्क टाइप का बन गया, सरफेस बन गई। हम मान लेते हैं सर्कल की रेडियस r है। अब गौर से देखना बच्चा, ये IC है क्रिटिकल एंगल, तो करस्पॉन्डिंगली ये भी IC होगी, ऑल्टरनेट एंगल से दिख रहा होगा। मुझे अगर ये मालूम चल जाए कि मेरा बल्ब इंटरफेस से कितनी गहराई पे है, h मालूम चल जाए, फिर तो मैं दुनिया हिला दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास OAB ये ट्राइंगल है, तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB। OAB ट्राइंगल के अंदर मैं यूज करना चाहता हूं tan IC। tan IC जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लिख रहे हैं R अपॉन H। तो यहां से बच्चा आपके लिए R चीख चीख कर कहेगा कि मेरी वैल्यू H tan IC है। साहब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको मालूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पिछले फॉर्मूला से जो रिलेशन निकाला आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो उससे आपको क्रिटिकल एंगल मालूम है।
जैसे ही आपको क्रिटिकल एंगल मालूम चला, आपने tan IC की वैल्यू निकाली, हाइट तो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लोगे, तो रेडियस आ गई, आप लिख रहे होगे एरिया जो कि चमक रहा है, बराबर पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एच स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर आईसी इंटू पाई। ये आपका वो एरिया है जो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और मान के चलिए कि क्वेश्चन बोर्ड में कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि ये नीट में एक बार पूछा गया है, तो नोट करिए, इससे अच्छी तरह देखिए, सुनिए, सीखिए। ये थे TIR की बातें। अब अगले लेक्चर में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएंगे जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं। आज के लेक्चर प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो बेटा। प्रिज्म जनरली हम ये सोचते हैं कि ट्रायंगल जैसा दिखने वाली कोई चीज है, लेकिन प्रिज्म ट्रायंगल से बढ़कर कुछ है। थोड़ा सा आपको 3D में समझाने की कोशिश करता हूं, देखो बच्चे। ऐसा आपने प्रिज्म देखा है? एक्चुअली प्रिज्म का मतलब क्या है, प्रिज्म डिवाइस से ज्यादा कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो एक स्लांट सरफेस है, इस पर रे गिरेगी, सीधी होगी और इस स्लांट सरफेस से बाहर हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस क्रॉस सेक्शन में रे आई, सीधी हुई और यहां चली गई। ये हो रहा है रे के साथ। दो इंक्लाइंड सरफेसेस जो प्लेन सरफेसेस हो, कर्व ना हो, दो प्लेन इंक्लाइंड सरफेसेस पे अगर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस होते हैं तो हम कहते हैं कि हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा प्रिज्म ट्रायंगल है, ठीक है, और वो टूट भी गया है इस तरह से, तो भी ये प्रिज्म प्रिज्म ही रहेगा भैया। ये आया, यहां पर गई रे और ये निकला बाहर, इस तरह से। अगर ये प्रिज्म मान लीजिए ट्रायंगुलर ना होकर कुछ इस तरह का है, ऐसे, और रे ऐसे आ रही है, यूं जा रही है और ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये जो पोर्शन है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। यहां से रे आ रही है, यहां मुड़ी और इधर बाहर निकल गई, तो फिर ये जो पोर्शन है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। कुल मिला के इतना है कि अगर यहां से रे आई, ऐसे मुड़ी और ऐसे निकल गई, तो आप देखेंगे कि ये पोर्शन प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। नीचे क्या है, ऊपर क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो सरफेसेस एक दूसरे पर इंक्लाइंड हो, दोनों प्लेन सरफेसेस हो और दोनों पर सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आया या जो डिवाइस आया वो प्रिज्म है। तो प्रिज्म की बेसिक डेफिनेशन पे काम कर लेते हैं। If refraction takes place, if refraction takes place successively between two inclined, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए, प्लेन सरफेसेस, then setup is said to be प्रिज्म। ऐसा कोई भी सेटअप जो तो प्लेन इंक्लाइंड सरफेसेस प्रोवाइड करे और जिससे ये एंश्योर किया जा सके कि जो दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस हैं उन पर एक के बाद एक रिफ्रैक्शन हो जाएगा, हम कहेंगे कि वो प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में हम एक रफ डायग्राम बेटा आपको दिखा देते हैं बनाकर। कुछ इस तरह का आप प्रिज्म सोच पाते हैं। 3D में सोचे, हमारे कोर्स में ट्रायंगुलर प्रिज्म ही है, तो मैं आपको सिर्फ वही बनाकर दिखाऊंगा, दूसरी तरह का कोई प्रिज्म नहीं है, और हो भी तो मतलब तो ट्रायंगल से ही दो ही इंक्लाइंड सरफेसेस चाहिए। ये जो रेक्टेंगुलर टाइप की स्लांट सरफेसेस है, एक्चुअली रे इस पर गिरने वाली है, ऐसे होने वाला है, और इसको हम यहां सामने से ट्रायंगुलर फेस से ऑब्जर्व करने वाले हैं। इस ट्रायंगुलर फेस को हम लोग नाम दिया करते हैं बेटा प्रिंसिपल सेक्शन
क्या नाम देते हैं बेटा? प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन। तो हम जो ड्रॉ करेंगे डायग्राम वो प्रिंसिपल सेक्शन का करेंगे। चलो आप प्रिंसिपल सेक्शन बना लेते हैं प्रिज्म का। हमारे पास एक प्रिज्म है कुछ ऐसा, ठीक है, सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छी बात है। इसमें एक रे आ रही है, मान लेते हैं कि ऐसे आ रही है। दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और हमारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। जब ये इंसिडेंस होगा तो हमें सरफेस पे एक नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल का शुद्ध मतलब परपेंडिकुलर से बेटा। ये अब हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये रे जो है बेटा ये सीधा जाने वाली थी, ये रे सीधा जाने वाली थी, ठीक। लेकिन अब इसे रे सीधा जाएगी नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही रेयर से डेंसर की तरफ गई, एयर से प्रिज्म में मुड़ी, तुरंत तुमने ये कह दिया कि ये रे तो इस तरह मुड़ने वाली है। मुड़ गई साहब, ये इस तरह। ये अब ये रे अगर देखो तो ये रे तो सीधा जाना चाहती थी, लेकिन ये रे सीधा जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अब डेंसर से रेयरर का कॉन्सेप्ट आ गया। जब डेंसर से रेयरर का कॉन्सेप्ट आएगा तो रे जो होगी वो बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। तो साहब आपने इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड़ दिया और आप बड़े खूबसूरती से डायग्राम बना गए। ये बन गया आपका रे, ये रही ये रहा आपका पहला नॉर्मल बेटा, ये n1 बोल देते हैं इसको। ये रहा आपका दूसरा नॉर्मल, n2 बोल देते हैं, ठीक। ये जो रे है इसे हम इंसिडेंट रे ही बोलेंगे। भले ही वहां तक इंसिडेंट रे पहुंची नहीं है पर पाथ तो इंसिडेंट रे का ही। इसे हम 1 नाम दे रहे हैं, इसे हम 2 नाम दे रहे हैं और इस रे को हम 3 नाम दे रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रे का नाम लूं कि फर्स्ट कौन है, तो तुम कहोगे कि फर्स्ट वाली इंसिडेंट रे। और उसके बाद अगर बच्चों आप कहूं कि सेकेंड रे का क्या नाम है, तो आप क्योंकि ग्लास स्लैब पढ़ चुके हैं तो आपको ग्लास स्लैब में पता ही है कि इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जो रे अब इस एक बाउंडेड मीडियम से बाहर आ गई तो उस 3 वाली रे को हम नाम देते हैं बेटा इमर्जेंट रे। क्या नाम देते हैं? इमर्जेंट रे। एकदम आसान, सरल, शुद्ध, बिल्कुल सिंपल। अब देखो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे हमें भूलना नहीं है, वो है एपेक्स एंगल। इस एपेक्स एंगल का एक और नाम है और वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। और भी नाम है इसके, लेकिन ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म नाम है इसी नाम से हमारे बोर्ड सिलेबस में ये आया करता है और यही नाम आपको याद रखना है। बताता हूं कौन होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। जनरली बच्चे जानते हैं कि टॉप मोस्ट वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। पर मैं आपको कहूंगा इस तरह आप एंगल ऑफ प्रिज्म ना याद रखें। एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसे याद रखें कि जिन 2 सरफेसेस पर, एक इस वाली सरफेस पर और एक इस वाली सरफेस पर, ये और ये जो स्लांट सरफेसेस है इन पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिन 2 सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन होगा उनके बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। मतलब अगर रिफ्रैक्शन यहां से होता और ऐसे निकल जाती रे तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म बनता। अच्छा, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी बातें देखो बेटा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। नॉर्मल ऊपर जा रही है? नहीं, नॉर्मल नीचे आ रही है, ये तो इंसिडेंट रे। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का इंसिडेंस का एंगल कहलाएगा। R2 क्यों लिख रहे हो? इसको हम सेकंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे ग्लास स्लैब में नाम दिया था। एक्चुअली सेकंड सरफेस पे ये R2 ही हमारा इंसिडेंस का एंगल है, उसे नॉर्मल से नापा जाएगा। अब जो इमर्जेंट रे चली गई, नॉर्मल से अगर मैं इमर्जेंट रे तक का एंगल नापूं तो इसे मैं E कहूंगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का एंगल है। क्लियर है मेरी बात? अब अगर तुमसे पूछा जाए कि डेविएशन के बारे में जानकारी दो, कितना रे मुड़ी, देखो इंसिडेंट रे को सीधा जाना था, अब वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो लॉजिकली इसे कहेंगे फर्स्ट डेविएशन डेल्टा 1। देखो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे को फिर सीधा जाना था और जैसे ही इंटरफेस आया ये मुड़ गई,
इसका मतलब ये जो एंगल है ये डेल्टा टू है, दोनों ही क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो मैं कहूं कि नेट डेविएशन कितना होगा? तुम कहोगे नेट डेविएशन का मतलब होगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा नेट बोल देता हूं, तुम कहोगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ध्यान रखिएगा अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते तो माइनस होते, दोनों क्लॉकवाइज आ रहे हैं इस वजह से वो प्लस हो रहे। अब अगर कोई तुमसे कहे कि बताओ इमर्जेंट रे को तुम देखोगे तो तुम्हें कहां से आती हुई अपीयर होगी, तो जरा अपीयर अपीयर बता दो। तुम देखोगे कि रे तुम्हें कुछ यहां से आती हुई अपीयर हो रही, और फिर देखोगे ये इमर्जेंट रे है और ये व्हाइट वाली जो है वो इंसिडेंट रे है। टोटल इन ऑल अगर आप देखोगे तो ये डेल्टा नेट होगा, इंसिडेंट रे अपने पाथ से इतना मुड़ गई, देखो इंसिडेंट रे ये है, इमर्जेंट रे ये है, तो इंसिडेंट रे इतना मुड़ गई बाहर निकलने के लिए, डेल्टा नेट। अगर ये डेल्टा टू है बेटा तो तुम पीछे चले जाओ तो वर्टिकली ऑपोजिट से तुम इसे भी डेल्टा टू ही कहोगे, और फिर अगर तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है तो तुम कहोगे डेल्टा नेट इस छोटे वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर क्या आएगा? डेल्टा नेट। जो लॉजिक से लिखा था उसकी मैथमेटिक्स भी हमारे पास। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना दूं, नॉर्मल कैसे बना दूं? अरे वो नॉर्मल ही है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा, उसमें क्या है। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक P Q, ये जहां नॉर्मल कट कर रहे हैं वो R, और ये पॉइंट S, तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल, मैं कहता हूं क्वाड्रिलेटरल PQRS की चर्चा करो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है, और आपके पास 90 और 90 निकल चुके हैं, यानी ये तो 180 बन गया। तो बचे हुए आमने सामने के A और ये वाला एंगल जो है ये एंगल, इसको मैं x बोल देता हूं, x डिग्री। तो A और ये x मिलाकर 180 होना चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर के ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला मिला के 180, और ये 90 90 खत्म हो गए तो 180 हो गए, तो 180 को हटा दो 360 में तो बचा कितना? 180, यानी A और x मिला के कितना है? 180। तो इस क्वाड्रिलेटरल से तुम्हें दिखाई देगा कि एंगल A प्लस एंगल x बराबर 180। तो आपको ऐसा लगा कि एंगल A की वैल्यू जो है वो 180 माइनस x, तो एंगल A आपके पास डिग्रीज में आ गया। नाउ लुक एट सम ट्रायंगल। आपको मैं एक ट्रायंगल देता हूं, देखो ट्रायंगल QRS, देखना बेटा ट्रायंगल कौन सा? QRS, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखना कौन सा? QRRS SQ, QRS, ये ट्रायंगल आपको। अब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम तो 180 होता है, तो आपके पास एक इंटरनल एंगल R1 है, एक R2 है और एक x है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि R1 प्लस R2 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो फिर आप R1 प्लस R2 को अलग कर लो और सामने लिख लो 180 माइनस x। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे, ये, और एक और दो इक्वेशन को बहुत गौर से देखो। तुम ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के ऑब्वियसली बराबर आएंगे। तो आप यहां से कह दोगे A इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी दोनों रिफ्रैक्शंस के जो एंगल हैं उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रिज्म का जो एंगल है वो कांस्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? तो R1 प्लस R2 बराबर A रहने वाला है। इसका मतलब अगर मुझे गलती से R1 के बारे में जानकारी है तो एंगल ऑफ प्रिज्म से मैं R2 की वैल्यू अपने आप निकाल सकता हूं, डिवर्जेंस भी आ जाएगा sin i बाय sin r लगा के। चलो आगे देखो, छोटी सी बातें और करते हैं। A पता है मुझे, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, गौर से देखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे गौर करता हूं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं, ये I और ये डेल्टा 1 प्लस R1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो एक साक्षात ऐसे दो लाइनें हैं, तो आपके पास पता चलेगा I की जो वैल्यू है वो डेल्टा 1 प्लस R1 है। और इसी तरह मैं यहां देखूं कि इमर्जेंस का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो डेल्टा 2 और R2 के बराबर है, तो आप E की वैल्यू को लिखते हैं बेटा डेल्टा 2 प्लस R2। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो
तो आपके पास बचेगा I प्लस ई, दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और प्लस R1 प्लस R2। आप तुरंत ये बात मुझसे कह देंगे कि सर I प्लस ई को I प्लस ई ही रहने दो, लेकिन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो हम पहले लिख के आए कि वो तो नेट डेल्टा है, तो आपने नेट डेल्टा लिख दिया, प्लस R1 प्लस R2 तो अभी हम यहाँ पे इक्वेशन बनाकर आए कि ये तो A है, तो यहाँ से हमें डेल्टा नेट मिल गया, और डेल्टा नेट जो मिला वो मिला I प्लस ई माइनस ए। ये रहा हमारे पास नेट डेविएशन, नेट डेविएशन का फॉर्मूला। अब इस नेट डेविएशन की खास बात यह है कि जितना भी आपको पढ़ाया गया ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इतना डिटेल में आता नहीं है, कोई सवाल इस पर इतना डिटेल में नहीं आएगा। तो किस पर आएगा? एक स्पेशल कंडीशन होती है। कौन सी स्पेशल कंडीशन होती है? स्पेशल कंडीशन ये होती है कि जब भी कभी I की वैल्यू E यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाए, R1 और R2 आपस में बराबर हो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि I पर आ रही R पे जाएगी तो R पे आएगी तभी तो I पे जाएगी, रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से, तो R1 R2 बराबर हो जाते हैं। ऐसे समय में हम पाते हैं कि जो नेट डेल्टा है वो अपनी एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, मतलब जो डेविएशन है उसकी कोई एक मिनिमम वैल्यू होती है, वो उससे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी ज्यादा वैल्यू रखेगा, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी उससे ज्यादा वैल्यू रखेगा। पर्टिकुलर इंसिडेंस में ऐसा होगा कि जब I इक्वल टू ई हो जाएगा उस वक्त R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, और ऐसे समय पर जो डेविएशन होगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो डेल्टा नेट जो हमने लिखा, उस डेल्टा नेट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब I और E आपस में बराबर होंगे। तो I लिखा और E की जगह भी I लिखा तो बेटा ये तो 2I बन गया, तो 2I माइनस A इज द मिनिमम डेविएशन। तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है पेपर में, इससे सवाल आते हैं। क्वेश्चंस हमेशा मिनिमम डेविएशन के ही पूछे जाएंगे और किसी के नहीं पूछे जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। मिनिमम डेविएशन तो आपने कर लिया, इसका एक बड़ा सिंपलिस्टिक ग्राफ बनाया जाता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डेविएशन का, वो भी ध्यान होना चाहिए। कटोरे टाइप का ग्राफ होता है, तो आपको ये दिखाई देगा कि जिस वक्त I इक्वल टू E होगा उसी वक्त जो डेविएशन है वो अपनी मिनिमम वैल्यू एक्वायर करेगा, ये ऐसा ग्राफ बनता है। और आप ये भी पाएंगे कि ये ग्राफ ऊपर भी लगभग एक बराबर रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये ऐसे। और ये डेल्टा मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम डेविएशन भी होता है, सब फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है तो वो जाने देते हैं। फिलहाल ये मिनिमम डेविएशन का जो सीन है ये आपके दिमाग में परमानेंटली सेटल्ड रहना चाहिए, अगर ये आता है तो ठीक है और नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल ये कहानी आज प्रिज्म की खत्म होती है। ये प्रिज्म की जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये प्रिज्म की स्टोरी बड़ी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, और ये डेविएशन के फॉर्मूलाज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में सेटल रहने चाहिए। तो आज का काम अब खत्म करते हैं, मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में। हम कर रहे थे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में कर रहे थे प्रिज्म, और प्रिज्म में दिमाग में रखना है बेटा कि हमें फॉलो करना है, फॉलो करेंगे तो मिलेंगे नए लेक्चर्स। अब पूरे साल का कोर्स जब तक सिलेबस ओवर नहीं होगा आपको हम यहाँ कराते रहेंगे, जितना यहाँ पढ़ाएंगे उतना आपके पेपर में आएगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में आरटी एकेडमी में ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के साथ। टिल देन थैंक यू।